साथियों, आप सभी लोगों को याद होगा मैंने भारत में यूरोपीय कंपनी के व्यापार हेतु आगमन के ऊपर अलग अलग पुर्तगीज, डच और अंग्रेज की कॉमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाया है। वे सभी वीडियो एनालिटिकल थे, विश्लेषणात्मक थे। आज का यह वीडियो विश्लेषणात्मक कम और इन्फॉर्मेटिव यह वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग पुर्तगीज और डच के कॉमर्शियल एक्टिविटी और अन्य एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए किस समुद्री मार्ग से आया था? वास्को डी गामा भारत केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से चला था और मई 1498 को भारत में कालीकट पहुंचा। जो समुद्री मार्ग उसने चुना था वह केप वर्डे, जो सेंट्रल अटलांटिक ओशन में स्थित है, वहां से होते हुए वह सियरा लियोन आया। ग्रेट फिश रिवर अर्थात ईस्टर्न केप जो साउथ अफ्रीका में स्थित है वहां पहुंचा। फिर वहां से मोजाम्बिक आया। मोजाम्बिक से मोम्बासा जो कीनिया के नज़दीक है वहां पहुंचा और के बाद मालिंदी जो कीनिया में है वहां पहुंचा और फिर वहां से वह कपाडू जो कालीकट के नज़दीक है वहां पर वह पहुंचा था। यूरोप में वास्को डी गामा को एम्बेसडर ऑफ इंडियन सीज के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न, उस नाविक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को भारतीय तट तक पहुंचाया था। वास्को डी गामा को भारतीय तट तक पहुंचाने वाला एक भारतीय नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। यह गुजरात का नाविक था। वास्को डी गामा भारत से यूरोप वापस जाते समय अपने साथ कितना कार्गो या माल लेकर गया था? जब वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाल की ओर लौटा तो वह अपने साथ करीब 60 गुना माल ज़्यादा लेकर यूरोप गया था और इसमें काली मिर्च थे तथा अन्य मसाले मुख्यतः थे। अगला प्रश्न है, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों की मुख्य बस्तियां कौन कौन सी थीं? तो मालाबार तट की हम पहले बात करेंगे। मालाबार तट में कालीकट, कोचीन, कन्नौर, क्विलोन, थैलियम, राचोल, ड्रैगनोर, मैंगलोर, हैनाबोर और भाटकल था। जबकि पश्चिमी तट पर चाउल, दीव, दमन, बेसिन, सूरत, भावनगर, बम्बहिया जो बॉम्बे के जिसका नाम बाद में बॉम्बे हुआ। पूर्वी भारत में बंगाल में चटगांव, सतगांव, हुगली और बांदेल में पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां स्थापित की थीं। इस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में मोलक्को और तिमोर ये प्रमुख सेटलमेंट के क्षेत्र थे पुर्तगालियों के। भारत में पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? सबसे पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनका कार्यकाल 1504 से 1509 के बीच में था। दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। और फिर तीसरे थे नीनो डी कोन्हा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन मकसद था अरब सागर और हिंद महासागर में पुर्तगालियों की व्यापार में वर्चस्व स्थापित हो। उन्हें भारत की मुख्य लैंड में, मेन लैंड में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। गोवा को भारत में पुर्तगाली सत्ता की राजधानी कब बनाई गई थी? पुर्तगालियों ने गोवा को 1530 में राजधानी बनाया था। इसके पहले वे कोचीन उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। कारताज क्या था? कारताज एक व्यापारिक परमिट था जो कि पुर्तगाली जारी किया करते थे दूसरे देशों के जहाज़ों को, ताकि वे इंडियन ओशन में व्यापारिक कार्य कर सकें। जिनके पास नहीं होता था, पुर्तगालियों का गश्ती दल उसे सीज कर सकता था, को कब्जा कर सकता था। रहीमी घटना क्या थी? रहीमी एक कार्गो वेसल था मुगलों का, जो कि जहांगीर की मां का था और वह कार्गो लेकर के जा रहा था। पुर्तगालियों ने इसे 1613 में कब्जा कर लिया। हालांकि उनके पास कारताज या व्यापारिक परमिट था
इसके बावजूद पुर्तगालियों ने कहीमी जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे कि मुगलों और पुर्तगालियों के संबंध तनावपूर्ण हो गया। शाहजहां ने हुगली में क्यों आक्रमण किया? हुगली जहां की पुर्तगाली रहा करते थे, वहां पर शाहजहां ने इसलिए आक्रमण किया क्योंकि शाहजहां को शिकायतें मिल रही थी कि पुर्तगाली लोग समुद्री लूटपाट में संलग्न थे, पूर्वक लोगों को ईसाई बना रहे थे और वे लोग गुलाम के व्यापारों में भी संलग्न थे। भारत के स्थानीय निवासियों के प्रति पुर्तगालियों का दृष्टिकोण कैसा था? पुर्तगालियों का दृष्टिकोण भारत के निवासियों के साथ बहुत अच्छा नहीं था। जहां जो अपने नियंत्रण क्षेत्र के आसपास लूटपाट किया करते थे, उनका स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, दुर्व्यवहार किया करते थे और उससे भी बढ़कर वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। पुर्तगालियों द्वारा भारत से निर्यात और भारत में आयात की जाने वाली क्या प्रमुख वस्तुएं क्या थीं? जहाँ तक निर्यात का सवाल है, तो निर्यात पुर्तगाली भारत से जिन वस्तुओं का कर रहे थे उनमें काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, हल्दी, जायफल, जावित्री, कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी थीं। इसके अतिरिक्त सफ़ेद और लाल चंदन की लकड़ी, हर्रे, मलमल, छींट, सीलिंग वैक्स, नील, जटामसी, इमली, सुपारी, हाथी के दांत और कपड़े। यूरोप से जिन वस्तुओं का आयात भारत में किया जा रहा था उसमें सोना, मूंगा, तांबा, गहरा लाल रंग, पारा, सिंदूर, ब्रोकेड या ऊनी वस्त्र, मखमल, कालीन, केसर, सिक्के, गुलाब जल और कई तरह के कपड़े। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने अब भारत में अपेक्षाकृत कम क्यों ध्यान दिया? इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला कि ब्राज़ील की खोज पुर्तगालियों और स्पेन ने कर लिया था, तो उनका सारा ध्यान उधर केंद्रित हो गया था। दूसरा, पुर्तगाल स्पेन के अधीनस्थ राज्य बन गया था। और तीसरा, पुर्तगाल की नौसेना अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही थी जैसे कि पहले थी। चिकित्सा के क्षेत्र में पुर्तगालियों का क्या योगदान था? चिकित्सा के क्षेत्र में पुर्तगालियों की ओर से पहली पुस्तक मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधों पर लिखी गई थी और इसे लिखने का श्रेय गार्दा द ओटा को जाता है और की प्रिंटिंग हुई थी 1563 में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रण प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो दी बुस्तामांटे, जिसे जो रॉड्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जाता है। उन्होंने 1557 में प्रिंटिंग प्रेस की भारत में स्थापना की थी। पुर्तगालियों द्वारा भारत में कौन सी नई सब्जियां और फल लाए गए थे? भारत में पुर्तगालियों ने कई तरह की सब्जियां इंट्रोड्यूस की थीं। इनमें आलू, टमाटर, भुट्टा, पीता, पीनट या मूंगफली, अमरूद, एवोकेडो और मिर्च थे। टोबैको का कल्टीवेशन भी पुर्तगालियों की ही देन थी भारत में। अगला प्रश्न है कि जहाज निर्माण या शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में पुर्तगालियों का क्या योगदान था? पुर्तगालियों ने भारत में कई मंजिल के जहाज़ों का निर्माण करना बताया और वैसे जहाज़ जो कि कैनन और गन पाउडर से पूरी तरह से सुसज्जित थे। वास्तुकला के क्षेत्र में पुर्तगालियों का क्या योगदान था? वास्तुकला के क्षेत्र में पुर्तगालियों ने गेथिक स्टाइल चर्च और मैनुलिन वास्तुकला भारत को दी, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर देखे जा सकते हैं। भारतीय खान पान में पुर्तगालियों का क्या योगदान था? भारतीयों के खान पान में भी पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुर्तगालियों ने ही भारत में शराब को इंडियन कुकिंग में इंट्रोड्यूस किया और कई तरह के विनेगर का किस तरह से भारतीय खाना में उपयोग किया जा सकता है उसे बताया। वड़ा पाव, लेवेंड ब्रेड और काजू का उपयोग पुर्तगालियों की देन है। फेनी जो एक पेय पदार्थ है वह भी पुर्तगालियों की ही देन है। अब हम लोग बात करेंगे कि डच की कॉमर्शियल एक्टिविटी के जो मुख्य बातें हैं वे क्या थी। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी और इसकी स्थापना हॉलैंड के स्टेट्स जनरल के द्वारा की गई थी। की स्थापना में हॉलैंड की कई व्यापारिक कंपनियों को विलय करके इसे बनाया गया था। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यह
मैंडेट क्या था। डच यूनाइटेड इंडिया कंपनी का मैंडेट काफ़ी व्यापक था। वे पूर्वी देशों में अपने व्यापार केंद्र खोल सकते थे, संधि कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे, आर्मी का सेना का रखरखाव कर सकते थे। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी तरह से पूर्वी देशों के साथ लाभप्रद व्यापार की स्थापना हो और जिसमें कि डच का एकाधिकार हो। विशेषकर मसाला व्यापार में उनकी ज़्यादा रुचि थी। साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में उन डच की अधिक रुचि क्यों थी? डच की अधिक रुचि साउथ ईस्ट एशिया में थी। मुख्य वजह यह थी कि साउथ ईस्ट एशिया से कई मूल्यवान मसाले प्राप्त होते थे, जैसे कि लौंग, जावित्री, जायफल और दालचीनी। भारत में डचों की प्रमुख बस्तियां या व्यापारिक केंद्र के नाम बताएं। भारत में डचों की जो व्यापारिक केंद्र थे उनमें आंध्र कोस्ट में आंध्र तट पर मछलीपट्टनम, कोरोमंडल कोस्ट में पुलिकट जो कि डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बंगाल में चिंसूरा, कोरोमंडल कोस्ट में नागपट्टिनम, मालाबार में कोचीन, पश्चिमी तट पर सूरत, पूर्व में कासिम बाजार, पटना और बालासोर। दक्षिण पूर्वी एशिया में डच शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? दक्षिण पूर्वी एशिया में डच शक्ति का वास्तविक संस्थापक जॉन पीटरसन कोएन था। उसने इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर डच नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1619 में बाटविया, जो कि अभी का जकार्ता है, उसकी स्थापना की थी। बाटविया अर्थात जकार्ता इंडोनेशिया व्यापार का मुख्य केंद्र बना। डच भारत में किन वस्तुओं का निर्यात करते थे और भारत में किन वस्तुओं का आयात करते थे? भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थीं सूती वस्त्र, रेशम और रेशमी वस्त्र, मील, सॉल्टपीटर या सोरा, काली मिर्च और अन्य मसाले, अफीम, चावल और कुछ अन्य खाद्य सामग्री भी निर्यात किए जाते थे। भारत में डचों द्वारा जो आयात की जाती थी वस्तुएं, उनमें चांदी और बुलियन, मसाले विशेषकर इंडोनेशिया द्वीपों से लाए जाते थे, विलासिता की वस्तुएं, तांबा और अन्य वस्तुएं भारत में डच आयात किया करते थे। डचों के लिए भारतीय सूती वस्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के बदले विनिमय किया जा सकता था। डच और पुर्तगाली से नफरत क्यों करते थे? डच और पुर्तगाली कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे क्योंकि डचों के आगमन से पहले पुर्तगालियों ने एशिया में एक शक्तिशाली व्यापारिक और नौसैनिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डच पुर्तगालियों के पूर्वी देशों के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और दूसरा, डच स्पेन से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे और चूँकि पुर्तगाल स्पेन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए डच पुर्तगालियों से नफरत किया करते थे। डचों का संघर्ष इसलिए स्पेनिश हैब्सबर्ग शासन से डच स्वतंत्रता की संघर्ष भी थी। भारत में डच और अंग्रेज आपस में संघर्षरत क्यों थे? डच और अंग्रेज भारत में इसलिए संघर्षरत थे क्योंकि दोनों ही एशिया के व्यापार पर अपना वाणिज्यिक एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। दोनों के बीच मसालों, भारतीय वस्त्रों, महत्वपूर्ण बंदरगाहों और लाभदायक व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले व्यापार के लिए भी वे दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा किया करते थे। तीसरा, डच और अंग्रेज भारत में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे और इसी कारण से डच ने जब बंगाल के नवाब मिर्जाफर के साथ मिल करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, तो अंग्रेज़ों ने डच को बेदारा की लड़ाई में नवंबर 1759 में पराजित किया था। दोस्तों, तो यह मुख्य बातें थी पुर्तगाल और डच के कॉमर्शियल एक्टिविटी जो भारत में उन्होंने की। दोस्तों, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और
चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।